गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। और किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है। अभी जो है वो हमने अपना नया चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब आज से हम अपना नया चैप्टर पढ़ना शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। और आप सभी को पता है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक हमारा जुड़ा हुआ है ये बहुत सारी उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। मतलब जैसे कि आपको पता है कि आप जब 9th चैप्टर में पढ़ते हो रेखाएं और कोण, उसमें भी ये आता है। उसके बाद जो त्रिभुज पढ़ते हैं उसमें भी आपको रेखा और कोण के बारे में आना चाहिए, है ना। तो एक मिनट, अभी क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही बच्चों की। ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे भुजाएं एंड भुजाओं और कोण के बारे में। वैसे तो आपको भुजा और कोण के बारे में पता ही होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भुजा क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी परिभाषा बताएं, तो क्या आप बता पाएंगे? भुजा की परिभाषा कोई भी बच्चा बता सकता है अगर आपको पता है तो, या कुछ भी जो भी आपके मन में आ रहा हो भुजा सुन के। आपने क्या पूछा है? भुजा क्या होती है? भुजा से आप क्या समझते हैं? मैम, किसी आकृति के चारों ऑल साइड्स, चारों तरफ, मतलब सभी तरफ के जो उनका घेरा होता है उसे भुजा कहते हैं। ठीक है। ठीक है। चलिए, थोड़ा बहुत आपने बिल्कुल सही कहा है। तो अभी देखते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि किसी भी भुजा, किसी भी आकृति को जो घेरती है उसके चारों ओर का जो घेरा होता है उसको हम भुजा कहते हैं। लेकिन इसकी अगर हम एक और परिभाषा की बात करें तो वो भी हम देख लेते हैं कि भुजा, हमें पता है कि इनको हम भुजा कहेंगे, ये जो इसके चारों तरफ की लाइनें हैं इनको हम भुजा कहेंगे। लेकिन इसकी परफेक्ट परिभाषा की अगर बात करें तो क्या होती है? किसी आकृति में भुजा वह रेखा खंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। अब देखिए, एक बहुत लंबी सी लाइन यहाँ पे लिखी कि एक आकृति, किसी भी आकृति में क्या है, अगर कोई भुजा किसे कहा जाएगा? एक रेखाखंड को। किसको? रेखाखंड को। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेखाखंड क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आपको पता होना चाहिए कि शीर्ष क्या है। ठीक है। यहां मैं लिख लेती हूँ शीर्ष, और ऊपर मैंने लिख दिया रेखाखंड। चलिए, तो रेखाखंड में दो शब्दों से बना हुआ है। पहला शब्द है इसमें रेखा और दूसरा शब्द है इसमें खंड। रेखा सबको पता है क्या होती है, एक लंबी सी लाइन जिसको हम बोलते हैं। क्या कैसे बनती है? रेखा की भी एक परिभाषा है, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी के लिए समझ लो रेखा मतलब एक लाइन। ठीक है, सीधी लाइन, सीधी रेखा। खंड का मतलब होता है टुकड़ा। तो किसी बड़ी सी रेखा का छोटा सा टुकड़ा अगर हम उठाएं तो उसे कहा जाता है रेखाखंड। ठीक है, आप सभी को अभी थोड़ा सा समझ आया रेखाखंड के बारे में, कि किसी बड़ी सी लाइन का छोटा सा टुकड़ा अगर हम उठाएं तो उसे कहेंगे हम कि वो एक रेखाखंड है। रेखा और रेखाखंड बच्चों एक ही बात नहीं होती है, दोनों में बहुत से अंतर होते हैं, वो हम आगे चल के सीखेंगे। अभी के लिए बस हमने इतना सीखा कि रेखाखंड क्या है, तो रेखा का छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है। बात करें शीर्ष की, तो शीर्ष एक बिंदु होता है। शीर्ष वो बिंदु है जहां पर दो रेखाएं मिलती हैं। कितनी रेखाएं? तो जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे से मिलेंगी उसे हम कहेंगे कि वो एक शीर्ष है। किस बिंदु पर? जिस बिंदु पे दो रेखाएं आपस में मिलती हैं। जैसे कि ये एक बिंदु है। इस बिंदु पे क्या हुआ? तो इस बिंदु पे एक रेखा यहां से आ रही थी ये, और एक रेखा यहां से आ रही थी ये दोनों आपस में मिली। ये दोनों आपस में यहाँ पे मिली, इसलिए इसको हमने कहा कि ये क्या है? ये एक शीर्ष है। क्या है? ये एक शीर्ष। तो रेखाखंड भी सीख लिया, शीर्ष भी सीख लिया। अब सीखते हैं भुजा की परिभाषा। तो भुजा क्या है? कुछ नहीं, भुजा एक रेखाखंड है, रेखा का छोटा सा टुकड़ा है जो क्या कर रहा है? जो एक काम कर रहा है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं वो छोटा सा टुकड़ा कहीं रख दिया हमने, वो एक काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वो दो शीर्षों को आपस में जोड़ रहा है, उसी को हम कहेंगे भुजा। जैसे कि ये एक रेखाखंड है, देखो ये, इसको फिर से लेते हैं। ये रेखाखंड यहां से यहां को गया, ठीक है, यहां से ऊपर की तरफ को मैंने इसे बढ़ाया, ये एक रेखाखंड है। और इसने क्या किया? तो ये दो रेखाखंड आपस में है, इन दोनों ने क्या किया? तो इसके शीर्ष को आपस में जोड़ा, शीर्ष को जो है वो आपस में टच किया, मिला दिया। इसलिए हम कहेंगे कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा जो है वो साइड बन चुकी है, भुजा बन चुकी है। ठीक है। सिंपल रेखा को हम भुजा नहीं कहेंगे। जो रेखाएं शीर्षों को जोड़ती हैं या
उसी को हम कहते हैं भुजा। जैसे मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, ये 4 रेखाएं यहाँ दी गई हैं, क्या इन चारों को आप भुजा कहोगे? नो मैम। नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें क्योंकि ये शीर्षों को नहीं जोड़ रही। ये शीर्ष को नहीं जोड़ रही, तो इसको हम भुजा नहीं कह सकते। जो चीज शीर्षों को जोड़ेगा उसको हम भुजा कह देंगे, लेकिन जो शीर्षों को नहीं जोड़ेगा उसको हम भुजा नहीं कहेंगे। तो अभी अगर भुजा की परिभाषा में कोई डाउट है तो पूछे। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि भुजा जो है क्या है? भुजा एक रेखाखंड है जो आकृति के 2 शीर्षों को जोड़ता है। ठीक है, एक रेखाखंड है जो क्या कर रहा है? जो हमारे शीर्षों को, आकृति के शीर्षों को जोड़ रहा है। तो अभी कोई डाउट है तो पूछ लिए। किसी को डाउट है तो बेटा माइक ऑन करके पूछ ले, नहीं है तो आप नो लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने नो लिखा है, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये थी हमारी भुजा। तो ये यहाँ पर क्या है? ये सभी की सभी यहाँ पे भुजाएं हैं। उसके बाद देखते हैं, भुजा हो गया, अब देखते हैं कोण। तो कोण क्या है? 2 रेखाओं, ठीक है, 2 रेखाएं हो गई, एक पहला रेखाखंड और दूसरा है किरण। इनको जब जोड़ा जाता है तो कोण का निर्माण होता है। जब हमने किन्हीं 2 रेखाओं को, कोई कुछ कह रहा है बेटा? किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ करें। चलिए, तो जब आपकी 2 रेखाएं आपस में मिलेंगी तो उनके मिलने पर ही एक कोण बनता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये एक रेखा थी, दूसरी रेखा थी। जब तक ये दूर दूर है, जब तक ये आपस में नहीं मिले हैं, क्या तब तक हम कहेंगे कि इनके बीच में कोण बना? नो मैम। नहीं बना। तो कोण बनने के लिए क्या जरूरी है? कोण बनने के लिए जरूरी है रेखाओं का मिलना। तो यहाँ पर देखो, रेखाएं भी कैसी? या तो रेखाखंड या तो किरण। क्या है ये किरण, क्या है रेखाखंड? तो इसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। अभी इसके बारे में इतना नहीं सीखेंगे, अभी के लिए आप बस इसको रेखा ही माने। ठीक है, तो हमने कहा कि जब आपकी 2 रेखाएं आपस में मिलेंगी तभी कोण बनेगा, अदरवाइज कोण नहीं बनता है। तो ये हमने देखा, ये इसकी साइड है। तो यहाँ पर देखिए, जहां जहां पे रेखाएं मिल रही हैं, जैसे कि एक ये यहां से आई और दूसरी यहां से आई, तो क्या हुआ? एक कोण इनके बीच में बन गया। एक रेखा यहां से जा रही है, एक रेखा यहां से नीचे को आ रही है, तो इनके बीच में भी कोण बन गया। एक रेखा यहां से आ रही है और यहां से आ रही है, तो इनके बीच में यहाँ पे कोण बन गया। ठीक है, तो जहां जहां पे आपकी रेखाएं मिलती जाएंगी वहां वहां पे कोण बनते जाएंगे। तो अब हमने पढ़ लिया कि भुजा क्या है, कोण क्या है। अब करते हैं हम बात किसकी? कोणों के निरूपण की, कि कैसे हम कोणों को निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं, शो करते हैं। तो ये यहाँ पे 2 रेखाएं थी, इनके मिलने पर एक कोण बन गया, जिसका हमने नाम तो रख दिया है ओ। लेकिन अगर हम कोण का नाम पूरा अगर बोलना चाहें तो उसका नाम ओ नहीं होगा। अगर आप बोलोगे एंगल, अगर आप ऐसे बोलोगे कोण ओ, ऐसे उसके सामने चिन्ह लगाओगे, कोण ओ, तो ये आपका कोण है। लेकिन अगर आप सिर्फ ओ कहोगे, सिर्फ अकेला ओ, तो बताइए, सिर्फ अकेला ओ तो एक बिंदु है। और इस बिंदु को क्या कहते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा, जहां पे भी 2 रेखाएं मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है? शीर्ष बिंदु। शीर्ष। ठीक है, इसे हम कहते हैं शीर्ष। तो ओ अगर हम कहें तो ओ सिर्फ एक शीर्ष है। अगर आपको कहा जाएगा कि कोण ओ लिखो, तो आप लिखोगे कोण का नाम ऐसे ओ, तो ओ कोण नहीं होगा, क्योंकि ओ तो एक शीर्ष है, ओ तो एक साधारण सा बिंदु है। हाँ, अगर उसके सामने ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो एंगल का निशान, तब बन जाएगा कि ये कोण ओ है। ठीक है, और देखते हैं कैसे इसका हम और भी नाम लिख सकते हैं। तो इसका नाम लिखने के लिए, जिस बिंदु पे कोण बन रहा होता है उसको हमने बिल्कुल बीचों बीच लिखना होता है। क्या कोशिश करनी है? कि जहां पे भी कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, उसको बीचों बीच लिखना है। जैसे कि अगर मैं यहां से नाम शुरू करूं तो क्या इसका नाम बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा कोण ए ओ बी। और अगर मैं बी से शुरू करूं तो इसका नाम बन जाएगा कोण बी ओ ए। ठीक है, तो ऐसे जो है वो कोणों के नाम लिखे जाते हैं। जिस बिंदु पे कोण बनता है वो आपका बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए। तो अगर कोणों के नाम में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ ले बच्चों। नो मैम। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करते हैं। ये एक त्रिभुज मैंने यहाँ पे बनाया और यहाँ पर बन रहे हैं इसके 3 कोण, और इसका नाम है ए बी सी। तो आप मुझे इस कोण का नाम बताएंगे दोनों तरफ से।
कौन ACB व कौन BCA? ठीक है, मैम तो आपने कहा कि ACB जो BCA। कौन है, हाँ आप भी कहें, बताएं बेटा। तो इसका नाम होगा, यहां से शुरू करें तो ACB, और अगर बी से शुरू करें तो आ जाएगा BCA। ठीक है, तो ऐसे इसका नाम लिखा जाएगा दोनों तरफ से। और अगर मैं बोलूं कि कोण सी का, या सॉरी, कोण ACB BCA का शीर्ष कौन है या किस बिंदु पर है? C। मैम सी सी। बिंदु पर। ये हमें दिख रहा है, ये इसका शीर्ष है, तो हम कहेंगे शीर्ष सी है। और कोण की बात करें तो कोण ऐसे लिखे जा सकते हैं। अब इसका तो हो गया। अब अगर बात करूं मैं इस कोण के बारे में, तो इसका नाम बताएं। कौन CAB? और कौन BAC? ठीक है, तो ये इसका नाम है, और इसका नाम यहाँ लिखते हैं हम। तो एक तो बन जाएगा कोण CAB और दूसरा बन जाएगा BAC, क्योंकि बिंदु A पर कोण बन रहा है तो वो बिल्कुल बीच में आना चाहिए, बाकी आगे पीछे लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोणों के नाम लिखे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि कोणों के नाम बच्चों आपको बनाने आने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आपके सवाल में आपको कोणों के नाम इस तरह दिए जाते हैं, फिर हम थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस कोण की बात हो रही है ना। तो आपको कोण बनाने भी आने चाहिए और पढ़ने भी आने चाहिए, कि कैसे इनका नाम लिखें और कैसे इनके नाम से पता लगाएं कि कहाँ पे कोण बना हुआ है। इसलिए हमने ये चीज सीखी। अभी बढ़ते हैं आगे। तो कोण का शीर्ष, बात करें कोण के शीर्ष की, कि कोण का शीर्ष कौन होता है, तो कोण का शीर्ष कोण बनाने वाली दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में ही बात की, जब मैंने आपसे पूछा कि कोण सी का शीर्ष कौन है, तो आपने कहा सी इसका शीर्ष है। क्यों? क्योंकि ये जो सी बिंदु है, यहां पर ये वाली रेखा भी मिल रही है, ये वाली रेखा भी मिल रही है, और यहीं पर कोण भी बन रहा है, तो हम कहेंगे ये बिंदु ही इसका शीर्ष है। मैं पूछूं अगर आपसे कि कोण CBA का शीर्ष बताएं। CBA, B। बी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये वाली जो चीज है, ये इसका शीर्ष माना जाएगा। क्योंकि किन दो रेखाओं से हमारा एंगल बी बन रहा है, तो वो बन रहा है CB से और AB से। तो इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु कौन है, तो वो बिंदु B है, क्योंकि ये रेखा भी यहाँ पे आके मिल रही है, ये रेखा भी यहाँ पे आके मिल रही है, तो हम कहेंगे ये इसका शीर्ष हो गया। ठीक है, तो कोण का शीर्ष भी सीख लिया। बढ़ते हैं आगे, छोटे छोटे से टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है। तो अभी हमने तीन चीजें सीखी। पहली चीज हमने सीखी कि शीर्ष क्या होता है, फिर हमने सीखे कि कोण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे उनका नाम लिखा जाता है, फिर हमने सीखा कि भुजा क्या है, और बस इतना ही। ठीक है, अभी आपने देखो यहाँ पर, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आकृति में कितने शीर्ष हैं, तो बताइए। 6। 6। कितने कोण हैं, कितने कोण बन सकते हैं, 6। और कितनी भुजाएं हैं? 6। तो देखो, जितने शीर्ष होंगे, 6। जितने कोण होंगे, उतनी ही भुजा भी होती है। या यूं कहें कि किसी एक के बारे में अगर आपको पता लग गया, तो बाकी दो के बारे में भी आपको पता लग जाएगा, वो भी उतनी उतनी ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 शीर्ष थे, 1 2 3 4 5 6, और भुजाएं भी 6 थी, 1 2 3 4 5 6, और कोण भी 6 थे, जो कि यहाँ बन सकते हैं। पहला जो इन्होंने बना दिया है, दूसरा यहाँ बन जाएगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, तो 6 के यहाँ पे कोण बन गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक आकृति दी गई है, आपसे पूछा गया है कि बताइए इस आकृति में भुजाएं कितनी हैं और कोण कितने हैं? मैम 8 sides and 8 angles। ठीक है, मैम 8। बाकी बच्चे भी बताएं, अपने अपने हिसाब से अपना आंसर दीजिए, जितने आपको। 8। 8 साइड्स 8 एंगल्स। हाँ पायल बेटा, आप कुछ कह रहे हैं शायद। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी 6, आप कह रहे हैं कि 6 हैं, गिनते हैं। एक रेखा या रेखाखंड ये है, पहली भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा यहां से नीचे को आ रही है, वो हो गई, तीसरी भुजा यहां से नीचे को आई, ये हो गई। ठीक है, चौथी भुजा ये है यहां से, पांचवी ये है यहां से इधर को, और छठी है यहां से नीचे को,
6 8 और 8 है 7वीं ना? है यहां से, और 8 है यहां से। देखो तो कितनी भुजाएं हो गई, 8 भुजाएं यहां पर हैं। तो बच्चों 6 नहीं है, कितनी है, 8। और जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण भी बनते हैं। तो देखते हैं कैसे। एक कोण यहां बन गया, एक कोण यहां बन गया, एक कोण यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। लेकिन 2 कोण अभी और भी बन सकते हैं जो कि ऐसे को बनेंगे। अब आप कहेंगे ऐसे कोण तो हमने कभी देखे नहीं है, किस तरह के कोण है। तो ये किस तरह के कोण है ये हम अगली आगे जब हम पढ़ते जाएंगे, क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी, तब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना हमें समझना है कि जहां जहां पे जितनी जितनी भुजाएं होती हैं उतने उतने कोण भी बन जाते हैं। अगर भुजाएं 8 हैं तो कोण भी 8 बनेंगे। और अगर भुजाएं और कोण 8 8 हैं तो शीर्ष कितने हैं, 8 शीर्ष भी 8 8। देखो चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो देखिए 8 ही नंबर थे, संख्या भुजा की भी और कोण की भी, और यहाँ पे कोण भी इन्होंने बना के दिए हैं। चलिए अब आपको एक और आकृति दी गई है, इसमें आपने बताना है कितनी भुजाएं, कितने कोण, कितने शीर्ष। ध्यान से इसको देखिएगा और अपना आंसर दीजिएगा। 10 है मैम। मैम 10 है। ठीक है, आप कह रहे हैं 10, तो कर हम लेते 10 हैं चेक। शीर्ष गिन लेते हैं पहले। तो एक बिंदु मुझे यहां दिख रहा है कि 2 भुजाएं मिल रही हैं, एक मुझे यहां दिख रहा है, एक यहां, एक यहां, यहां और यहां भी, यहां भी। ठीक है, इतने बिंदु हैं। और अगर भुजाएं बनाए तो एक भुजा है ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, फिफ्थ, और ये 6, और ये 7, और ये 8 9 10। तो देखो यहाँ पे 10 लाइनें बन गई और शीर्ष भी इसमें 10 है। अब कोण देख लेते हैं तो फटाफट से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो 10 10 10 10 सब कुछ है, 10 भुजाएं, 10 शीर्ष और 10 ही कोण। ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले, क्योंकि ऐसे सवाल अब हम करने वाले हैं पोल सेक्शन में। तो भुजा भी इसमें 10 है, कोण भी 10 है और शीर्ष भी 10 ही है। ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है। चलिए तो अभी के लिए आपकी बच्चों चैट कर देते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो अभी चैट ऑफ हो चुकी है और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। आप सभी को यहाँ पे पूछा गया है कि दी हुई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या बताएं। आपने बताना है इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं और कितने कोण हैं। तो इसका आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। और तब तक के लिए अपना आंसर सिलेक्ट कर ले, अच्छे से क्वेश्चन को देखो, अपने आंसर को चुन लो कि इस ऑप्शन को मैं अपना आंसर देने वाला हूं या देने वाली हूं। ठीक है, चलिए। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, तो 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में अभी 17 बच्चे हैं। तो
कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो भी अपना आंसर कर ले, क्योंकि छोटा ही क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा नहीं है। आपने बस देखना है कितनी भुजाएं हैं, वही आपने बताना है, ठीक है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों दिख रहा होगा कि कितने बच्चों ने आंसर दिया। 15 बच्चों ने आंसर दिया, और 15 बच्चों ने कहा कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। कितनी साइड्स हैं तो हमें दिख पा रही हैं कि इसमें 5 भुजाएं हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। जितनी भुजाएं हैं उतने ही कोण होंगे, तो मतलब 5 भुजा अगर है तो कोण भी 5 ही होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। अभी एक और क्वेश्चन आपको आने वाला है पोल सेक्शन में ही। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, और क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अब इस आकृति में बताइए कि कोणों की संख्या कितनी होगी, कितने कोण यहां पर बन सकते हैं। आपको पता है, अगर आप कोण को नहीं गिनना चाहते तो आप क्या गिन लीजिए, आप इसकी भुजा गिन लीजिए, क्योंकि जितनी भुजाएं होंगी उतने ही तो कोण होंगे, है ना। तो अभी के लिए इसको सभी ट्राई करें, अच्छे से गिने। अगर आपको बच्चों ये जो शेप है वो अच्छे से नजर नहीं आ रही तो इसको जूम कर लो, ऐसे करके अपने फोन के स्क्रीन पे 2 उंगलियों से ये जूम हो जाएगा। वैसे ही वापस करोगे तो जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो अच्छे से गिनना, ऐसे बिल्कुल पेंसिल लेके कि एक भुजा ये, दूसरी ये, तीसरी ये, ठीक है। अच्छे से कीजिएगा। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। फोर्टीन स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। ठीक है, अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का। अच्छा, पर गिन रहे होंगे बच्चे अभी, तो काउंट कर लें अच्छे से। 15 बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। 16 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। बस एक ही स्टूडेंट अब रहते हैं तो वो भी अपना आंसर कर दे, क्योंकि 16 बच्चों ने आंसर दे दिया, 17 बच्चे क्लास में हैं। तो कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट बच्चों। जिसने आंसर नहीं किया वो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके कर दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बहुत से बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर सी, मैम तो चलिए देख सी। है या सही है या मैम नहीं सी। है। ठीक है, तो पहले कोण गिन लेते हैं, पहले भुजा गिन लेते हैं। एक भुजा ये है, और एक यहां से नीचे की तरफ को, 2 हो गई, और ये 3, और ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ठीक है, 12 भुजाएं हैं तो कोण भी 12 ही होंगे। जैसे कि चेक कर लेते हैं, एक यहां पर, एक यहां पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कोण यहां बन गए, और 4 कोण अभी और बनेंगे। एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, तो इनको काउंट कीजिए। तो कोण भी 12 आ रहे हैं और भुजाएं भी 12 ही आ रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, तो अभी एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में ही। तो अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। अब आपने बताना है दी हुई आकृति में शीर्षों की संख्या क्या है। आपने बताना है इसमें कितने शीर्ष हैं। तो उसके लिए भी इसका आंसर भी आपने पोल में ही देना है। तो अभी के लिए चैट, सॉरी, आपको पोल नजर आ चुका होगा। जाए बच्चों, अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दें।
11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 17 बच्चे हैं, 17 स्टूडेंट्स हैं और अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 2 बच्चे अभी रहते हैं, तो बच्चों आप भी ट्राई करें, अपना आंसर दें पोल सेक्शन में जाकर के। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि ये भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों नजर आ चुका होगा। तो अभी देखते हैं मैम कौन सा ऑप्शन ए। सही है। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। कि इसमें कितने शीर्ष हैं, तो इसमें 5 शीर्ष हैं। शीर्ष होता है वो बिंदु जहां पर भुजाएं मिलती हैं। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो 5 शीर्ष है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी हमने सीखा भुजा के बारे में, कोण के बारे में, शीर्ष के बारे में। अब हम सीखते हैं बिंदु के बारे में, कि बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। उसमें हम सीखेंगे 2 तरह के बिंदु, एक है संरेख बिंदु, एक है असंरेख बिंदु। ठीक है, 2 तरह के बिंदु हैं। पहले जान लेते हैं कि बिंदु क्या होते हैं। तो बिंदु को कागज पर एक डॉट के समान माना जा सकता है। ठीक है, बिंदु क्या है, एक कागज पे हमने डॉट लगा दिया छोटा सा, तो हम कहेंगे ये बिंदु है। ये मैंने यहाँ पे इतने सारे बिंदु बिंदु जो है वो लगा दिए। ठीक है, तो हम कहेंगे ये सभी क्या है, ये सभी बिंदु है। उसके बाद देखो ये भी एक बिंदु है, यहाँ पे हमें दिख रहा है पॉइंट। ठीक है, अगर हम बात करें बिंदु की विशेषताओं के बारे में, कि बिंदु के क्या क्या गुण हैं, तो पहली बात, बिंदु में ना ही तो कोई लंबाई होती है, ना ही तो कोई चौड़ाई होती है, ना ही तो कोई ऊंचाई होती है। ऐसा कोई भी गुण हमारे बिंदु में नहीं होगा, क्योंकि वो बस एक डॉट के समान है। अब इस डॉट की हम ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई कैसे नापे, नहीं नाप सकते। तो इसलिए हमने कहा कि बिंदु के पास इनमें से कोई भी गुण नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अब बात करते हैं संरेख बिंदु की। संरेख बिंदु की अगर हम परिभाषा पढ़ें, तो ये कह रहे हैं 3 या 3 से अधिक। ठीक है, 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर सीधी रेखा पर स्थित हो, तो हम कहेंगे कि वो संरेख बिंदु है या फिर कोलिनियर पॉइंट्स है। अब इन्होंने यहाँ पे 3 या 3 से अधिक ही क्यों कहा, एक बिंदु 2 बिंदु की बात क्यों नहीं की। इन्होंने कहा या तो 3 होने चाहिए या तो 3 से ज्यादा होने चाहिए। उनको हम मतलब 2 होंगे तो क्या होगा उसके बारे में भी जानेंगे, और यहाँ पे 3 या 3 से अधिक ही क्यों कहा गया इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो अभी पहले जान लेते हैं कि संरेख बिंदु होते क्या हैं। तो वो कुछ इस तरह के दिखेंगे, जो आपको बिल्कुल एक सीधी रेखा में दिखेंगे। अगर आपको यहाँ पे देखो, अभी आपको यहाँ पे सिर्फ बिंदु दिए गए हैं, आपको कैसे पता लगेगा ये सीधी रेखा में है या नहीं। तो बिल्कुल सिंपल है, आप बस बिंदु से बिंदु को जोड़ते जाना। अगर आपको एक सीधी रेखा मिली तो समझ जाना कि ये संरेख बिंदु है। मैंने बस बिंदु को बिंदु से जोड़ती हुई मैं गई, यहाँ पर ऐसे करती गई, और जब मैंने इसको पूरा मिलाया तो जी हाँ ये एक सीधी रेखा बन गई। तो मैं कहूंगी कि ये सभी के सभी संरेख बिंदु हैं, क्योंकि जब हमने इनको मिलाया तो हमें कैसी रेखा मिली, बिल्कुल सीधी रेखा। जैसे कि देखिए, इसको यहाँ पे मिलाया, इसको यहाँ पे मिलाया, इसको यहाँ पे मिलाया, तो एक सीधी रेखा हमें मिल रही है। तो इसे कहा जाता है संरेख बिंदु। और इसके उदाहरण कर लेते हैं। मान लीजिए एक बिंदु ये है और ये है, तो क्या ये तीनों भी आपस में संरेख बिंदु होंगे? नहीं नो मैम। नहीं। नो मैम। तो इसका पहले पता कर लेते हैं। इसको मैंने यहां से यहां मिलाया तो मुझे सीधी रेखा मिली, तो ये 2 बिंदु तो संरेख हुए। लेकिन जब मैंने इस दूसरे से तीसरे बिंदु को मिलाया तो मुझे एक सीधी रेखा नहीं मिली, बल्कि पहले वो यहां से यहां को गई और फिर वहां जाके वो मुड़ गई। तो ऐसे मुड़ने वाली रेखाएं नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधी चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये संरेख बिंदु नहीं है। ठीक है, इन्हें हम कहेंगे कि ये संरेख बिंदु नहीं है, ये है असंरेख। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पे 3 ही क्यों कहा, 3 या 3 से अधिक ही क्यों कहा। क्योंकि जो 2 बिंदु, अगर सिर्फ 2 ही बिंदु होंगे तो वो तो हमेशा ही संरेख होंगे। ठीक है, 2 बिंदु क्या होते हैं, हमेशा ही संरेख होते हैं। चाहे तो पता कर लेते हैं, एक बिंदु मैंने यहां बना दिया, एक बिंदु मैंने यहां बना दिया, 2 ही बिंदु हैं।
है ना। तो अब अगर मैं इनको मिलाऊं तो इनको मिलाने पर मुझे एक सीधी रेखा मिल गई, तो इसका मतलब ये संरेख है। एक बिंदु मैंने यहां बना दिया, एक बिंदु मैंने यहां बना दिया, अब अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो ये भी तो मुझे सीधी रेखा ही बना के दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी संरेख है। एक बिंदु मान लीजिए यहां पर है, एक बिंदु कुछ यहां पर है, तो जब मैं इनको मिलाऊंगी तो ये भी तो एक सीधी रेखा ही दे रहे हैं, तो इसका मतलब जब भी सिर्फ दो बिंदु आपको नजर आएंगे तो वो हमेशा ही संरेख होते हैं। इसलिए जब भी हम किसी कोलिनियर पॉइंट्स की बात करें, किसी भी संरेख या असंरेख बिंदु की परिभाषा की बात करें, तो हम लिखते हैं कि अगर तीन या तीन से अधिक बिंदु सीधी रेखा पर स्थित हो तो संरेख बिंदु कहना है, नहीं हो तो नहीं कहना है। दो बिंदु की बात करेंगे तो ये दोनों तो हमेशा ही संरेख रहते हैं। तो अगर आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई तो बच्चों वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे इन्होंने उदाहरण भी दिया है कि दो बिंदु हमेशा संरेख रहते हैं क्योंकि इनको जब मिलाएंगे तो हमें हर बार सीधी रेखा ही मिलती है। अब बात कर लेते हैं असंरेख बिंदु की। तो असंरेख बिंदु ऐसे बिंदु होते हैं जो एक सीधी रेखा पर नहीं मिलते, जैसे कि ये है। अगर इनको हम मिलाएं एक दूसरे के साथ तो पहले इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, तो हमें एक सीधी रेखा नहीं मिली। अब सीधी रेखा कैसी भी हो सकती है, सीधी रेखा चाहे ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, कैसी भी हो, लेकिन ऐसे अगर वो मुड़ जाए तो फिर उसको हम सीधा नहीं मानते हैं। ठीक है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, लेकिन ये सीधा नहीं है। तो इसका मतलब ये है असंरेख बिंदु जो सीधी रेखा पर हमें नहीं मिल रहे। तो बस यही था। बिंदु की बात करें तो ये हमारा बिंदु है। संरेख बिंदु की बात करें तो हमेशा ही सीधी रेखा में मिलेंगे। असंरेख बिंदु की बात करें तो हमेशा ही अजीब अजीब सी रेखाएं उनकी बनती हैं। ठीक है, सीधी रेखा तो है ये भी, लेकिन यहाँ पे देखिए मुड़ गई, ये मुड़ गई, यहां से ये मुड़ गई, तो इसको हम कहेंगे ये असंरेख बिंदु है। तो अभी चलिए कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन पोल में। अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। अब हम सवाल करेंगे संरेख और असंरेख बिंदु पर। निम्न में से कौन है जो संरेख बिंदु है, ये आपने बताना है। संरेख मतलब जो एक ही सीधी रेखा पर आपको नजर आ रहे हो उनको हम कहते हैं संरेख। और अच्छे से अपना ऑप्शन देखिएगा, किस ऑप्शन को आप अपना आंसर मानने वाले हैं उसको अच्छे से चुन लीजिए और अपना आंसर बच्चों आप पोल सेक्शन में जा करके दे सकते हैं। ठीक है, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास है 15 स्टूडेंट्स और 15 में से 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है। ठीक है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें और अपना आंसर पोल सेक्शन में दें। कौन से बिंदु संरेख है, संरेख। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। तो अब कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को नहीं किया वो भी इसका आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड उसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। मैम आंसर बी। ठीक है, लेकिन अभी देखिए 2 बच्चों ने आंसर सी को चुना। तो बच्चों जिन बच्चों ने सी को चुना है कोई डाउट है तो पूछ लें। माना कि ये सीधी रेखा है, माना कि ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, पर शर्त ये थी कि तीनों के तीनों एक ही सीधी रेखा पर हो, दो अलग अलग रेखाएं नहीं बनानी है। तीनों की तीनों कैसी चाहिए थी हमें, तो अगर ये तीनों यहां से शुरू हो करके यहां से ऐसे नीचे को ऐसे को जाता और क्यू बिंदु भी अगर नीचे को होता और ये एक सीधी रेखा पर गिर रहे होते तो हम कहते कि ये संरेख है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, भुजा मुड़ गई, पहले वो नीचे को आई फिर वो ऊपर को चली गई, तो इसको हम संरेख नहीं मानेंगे। ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा होनी चाहिए, वो कहीं मुड़ नहीं सकती, वो कुछ नहीं कर सकती, उसी को हम कहेंगे संरेख बिंदु, नहीं तो हम कहेंगे असंरेख।
तो ये असंरेख है क्योंकि यहाँ पर भी देखिए दो अलग अलग रेखाएं हैं। ये भी असंरेख है क्योंकि ए को बी से मिलाओ, बी को सी से मिलाओ, सी को डी से मिलाओ, ये डब्बा सा बन रहा है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, क्योंकि यहीं पर हमें दिख रहा है कि एक सीधी रेखा है और उसमें 3 बिंदु हैं। तो बिल्कुल सही है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अभी बच्चों एक और क्वेश्चन है पोल में, उसे भी कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है, ये आपने बताना है। कौन सा वाक्य ऐसा है जो बिल्कुल ही झूठ, या फिर झूठ नहीं कह सकते पर गलत कहा गया है। ठीक है, कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है, पहले ध्यान से सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं कि जो बिंदु है टी, एल, एच, ये तीनों संरेख है। पहला पहला कथन ये है। दूसरे की बात करें तो दूसरे में कह रहे हैं कि जो बिंदु है ए, डी और एम, ये संरेख है, ये तीनों भी संरेख है, ऐसा कह रहे हैं। तीसरे में कह रहे हैं कि जो बिंदु है टी, के, एच, ये है असंरेख। और चौथे में कह रहे हैं कि जो बिंदु है एस, एम, एच, के, ये संरेख है। तो आपको मैंने चारों कथन बता दिए। अब आप देखिए कि कौन सा आपको असत्य लग रहा है, गलत लग रहा है। जो सही होगा उसको नहीं चुनना है, जो गलत होगा उसको चुनना है। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों आपको पोल नजर आने वाला है। तब तक के लिए अपना आंसर अच्छे से चुन लीजिए। अगर आपको नहीं नजर आ रहे ऑप्शन या फिगर तो जूम कर लो। ठीक है, स्क्रीन को जूम कर लो और उसके बाद देख लो। चलिए, अभी पोल ओपन हो चुका है, आप सभी अपना आंसर वहां पर दे सकते हैं। कौन है जो असत्य है, मैम जो हाँ जी बेटा, कैसे देना है? कैसे दे मतलब? और फिर से पूछे बेटा अपना सवाल। असत्य बताना मैम। हाँ, असत्य, जो गलत है, जो हमें सही नहीं लग रहा, जो ये सही नहीं कह रहे, वो बताना है। ठीक है, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 16 बच्चे हैं, 8 बच्चों ने आंसर दे दिया। 8 बच्चे भी रहते हैं, कोई जल्दी नहीं, आराम से सोच समझ के हर एक कथन को पढ़ो, फिर फिगर को देखो, फिर सोचो कि ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये गलत है। तो कौन सा गलत है वो आपको खुद पता लग जाएगा। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी कोशिश कर रहे हैं, सभी अपने अपने आंसर दे रहे हैं। ठीक है, 5 बच्चे पर अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर कर दें। अच्छे से देखिए ऑप्शंस को और आकृति को अच्छे से देखें और उसका पता लगाएं कि कौन सा कथन गलत है। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर कर दें। ठीक है, तो चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो 10 सेकंड में अपना आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड। और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है वो आपको दिख रहा मैम होगा। बी। ठीक है, चलिए तो करते हैं शुरू ऑप्शन नंबर डी से। एस, एम, एच, के, ये आपका एस है, ये एम है, ये एच है, ये के है। ये कह रहे हैं कि एस, एम, एच, के संरेख बिंदु हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है? मैम सही। सही है।
क्योंकि ये चारों क्या है, ये चारों जो है वो एक ही रेखा पे हमें दिख रहा है, एक रेखा पर है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ये कह रहे हैं कि टी, टी, के और एच असंरेख बिंदु है। तो क्या ये सही है? यस यस मैम। मैम। हाँ, क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो हमारे टी के एच है वो असंरेख बिंदु है। क्यों? क्योंकि टी यहाँ है, टी से के को मिलाओ, के से एच को मिलाओ, तो ये तो सीधी रेखा नहीं बनी, एक सीधी रेखा नहीं बनी, ये तो दो दो बन गई, तो इसका मतलब ये असंरेख है। जी हाँ, तो मींस ये भी सही कह रहे हैं। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो क्या ए, मैम बी और एम संरेख बिंदु है? नो मैम। नो एडीएम मैम। नहीं नो है, तो मैम। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि एडीएम संरेख है, पर हमने कहा नहीं है, तो इसका मतलब ये चीज थी गलत जो इन्होंने यहाँ पर लिख रखी थी। बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो टी एल एच, देखें जरा टी एल एच कहाँ है, तो ये है टी, ये है एल, ये है एच, क्या ये तीनों संरेख है? यस मैम। यस, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। यस मैम। कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर बी गलत है, उसी बी। को हमने चुनना था, उसी को हमने चूज करना था, तो इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि एडीएम संरेख नहीं है। और ठीक है, ये था इसके मैम। बारे में, संरेख और असंरेख के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे, तो अब हम सीखेंगे रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में। ये तीनों देखने में बिल्कुल सेम लगती हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है, तो वही आज हम जानेंगे कि रेखा क्या है। एक रेखा क्या है, तो संरेख बिंदुओं से बनी ऐसी आकृति जो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सके, रेखा कहलाती है। ध्यान से मेरी बात सुने, इसकी परिभाषा को अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहें तो लिख लीजिए। कैसे बिंदुओं से बनती है, तो संरेख बिंदुओं से ये बनेगी। और कैसी आकृति है? ऐसी है जो दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाई जा सके। अगर मैंने एक रेखा को इतने बिंदुओं से जोड़ के बना दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इतनी ही रहेगी, इसको मैं और ज्यादा बढ़ा सकती हूँ। इस तरफ से चाहूं तो इस तरफ से भी बढ़ा सकती हूँ, इस तरफ से चाहूं तो इस तरफ से भी बढ़ा सकती हूँ। यही रेखा की खासियत होती है कि रेखा का कोई अंत नहीं होता। ठीक है, वो दोनों तरफ से अनंत तक जाती है। तो अभी बताएं, अभी अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो वाई टाइप करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। यस मैम। ठीक है, तो नो कैसे, मैम। क्या है रेखा? संरेख बिंदुओं से बनी एक आकृति जो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सके। ठीक है, उसे कहते हैं हम रेखा या फिर लाइन। जैसे कि ये आपको दिख रहा हो, यहाँ पर एक लाइन इन्होंने बनाई और यहाँ पे लगा दिए बहुत सारे बिंदु बिंदु बिंदु। इन बिंदुओं का मतलब है कि ये यहाँ पे रुकी नहीं है, बल्कि और आगे बढ़ाई जाएगी या बढ़ाई जा सकती है। और इसको हम कैसे निरूपित करते हैं? अब आपने देखा होगा, जब हम रेखा बनाते हैं तो ऐसे बिंदु बिंदु तो नहीं लगाते। किसी सवाल में ऐसा नहीं होता कि रेखा बनाई है और बिंदु बिंदु लगा दिए हैं, तो हम उसको दर्शाने के लिए चार, उसके दोनों तरफ ऐसे एरो लगा देते हैं, तीर लगा देते हैं, जिससे हमें समझ आ सके कि ये इधर को भी अभी बढ़ सकती है और इधर को भी बढ़ाई जा सकती है। जहां पे हमारा मन करेगा वहां तक इसको बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे है कि अगर रेखा अनंत तक बढ़ाई जाती है तो क्या हम इसको माप सकते हैं? नो मैम। नहीं, नो मैम। इसको हम नहीं माप सकते, क्योंकि ये अनंत तक जा रही है। अभी हमने इसको यहाँ तक चाहे बनाया है, लेकिन ये यहाँ से इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है। तो जो चीज बढ़ती रहे, जो चीज बार बार कभी बढ़ सकती है कभी घट सकती है, उसको हम कैसे मेजर करें, उसको हम कैसे मापें? तो इसका मापन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यदि या फिर अगर आप इसको दूसरी तरह से सीखना चाहें रेखा की परिभाषा को, कि अगर हम अनंत बिंदुओं को एक के बाद एक लगातार आपस में सीधा जोड़ते चले जाएं, तो एक लाइन बनती चली जाएगी। कैसे बिंदु? एक तो अनंत होने चाहिए, वो कभी भी खत्म ना होने वाले बिंदु होने चाहिए। और कैसे उनको जोड़ना है? तो बिल्कुल सीधी रेखा में जोड़ते चले जाना है, तो उसको भी हम रेखा का नाम देते हैं। मतलब रेखा किससे बनी है? तो बिंदुओं से बनी है, एक से नहीं, दो से नहीं, अनंत बिंदुओं से बनी है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, बिंदु से बिंदु को जोड़ते गए तो हमारे पास जो है वो रेखा बनती चलेगी। देखो यहाँ पे जोड़ रहे हैं बिंदु से बिंदु, और हमारे पास क्या बनती चली गई? तो एक रेखा। और इसको शो कैसे करेंगे? तो ऐसे इसको शो करेंगे, दोनों तरफ से एरोज बना के। ठीक है, चलिए
अब रही दूसरी बात, तो रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, इसको हम इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इसका कोई भी अंत नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या रेखा का अंत है, तो आप कहेंगे नहीं, रेखा का कोई अंत नहीं है, ये अनंत है, कोई भी अंत बिंदु किसी भी रेखा का नहीं होता है, ठीक है। और एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं। मैंने वही कहा आपको कि ऐसा ना समझें कि एक रेखा जो है सिर्फ इन दो बिंदुओं से मिलके बन गई, तो ये रेखा नहीं होती। रेखा किससे बनी है, तो बहुत से अनगिनत बिंदुओं को हमने मिलाया, जिनको हम गिन भी नहीं सकते। अनगिनत मतलब जिसको गिना ना जा सके, ठीक है, इनफाइनाइट, जो कभी खत्म ना हो, उसको जब हमने जोड़ा तब उन बिंदुओं की मदद से रेखा बनती है। तो अगर आपको ये तीन चीजें समझ आ गई कि एक तो उसका कोई अंत नहीं है, दूसरा उसमें बहुत से बिंदु होते हैं, हम नहीं उनको गिन सकते, वो अनगिनत है, तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। रेखा के बारे में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। एक रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। रेखा आपके पास अगर है तो उसके पास एक लंबाई होगी, उसकी एक लेंथ जरूर होगी, लेकिन उसकी चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होगी। और बात करें बिंदु की, तो बिंदु के पास क्या क्या होता था, ना ही ऊंचाई, ना ही लंबाई और ना ही चौड़ाई। कुछ भी नहीं, बिंदु के पास कुछ भी नहीं। लेकिन रेखा के पास क्या है, तो रेखा के पास एक लंबाई है, उसकी एक लेंथ है, ठीक है। चलिए, तो एक रेखा को निर्धारित करने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी रेखा को निर्धारित करना चाहें तो कम से कम दो बिंदु तो चाहिए ही। अगर मैंने एक बिंदु को जोड़ा तो उसे तो रेखा नहीं बनेगी। वैसे तो ज्यादा से ज्यादा की बात करें, अगर हम बात करें ज्यादा से ज्यादा कितने बिंदु चाहिए रेखा को, तो वो है अनगिनत। कम से कम की बात करें तो दो, ठीक है। दो बिंदुओं को जोड़ेंगे तो भी रेखा बन जाती है। इसको निर्धारित करने के लिए ऐसे बन जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो उसकी फिर कोई गिनती नहीं है, वो कितने भी हो सकते हैं, वो अनगिनत भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे रेखा के बारे में पढ़ लिया, इसकी विशेषताएं पढ़ ली। एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बताया है कि बिंदु और रेखा के बारे में, कि एक अगर बिंदु है तो इससे क्या हो सकता है, अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं इसको, ये एक रेखा जैसे गुजरी, सूरज। हाँ जैसे सूरज, बिल्कुल ठीक आपने कहा, वो एक उसको बिंदु मान लो, तो उससे कितनी सारी किरणें निकलती हैं। तो वैसे यहाँ पे देखो, एक बिंदु था, एक रेखा चली गई, ये दूसरी, और देखो यहाँ पे कितनी सारी, और अभी भी यहाँ पे बहुत सारी जा सकती है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गई। अब अगर मैं बनाऊं तो यहाँ से भी एक बन जाएगी ऐसे, है ना, और यहाँ से भी बन जाएगी ऐसे, यहाँ से भी बन जाएगी ऐसे। तो बहुत सारी ये लाइन जाती है, बहुत सारी रेखाएं गुजरती हैं, इनको हम गिन नहीं सकते, ये भी अनगिनत होती हैं, अनंत होती हैं, ठीक है। तो रेखा में ज्यादातर आपको अनंत शब्द ही देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, एक बार इनको फिर से आगे देखते हैं, एक और पॉइंट तो नहीं है कहीं, ठीक है, इसका निरूपण है और उदाहरण है। तो चलिए, पॉइंट्स इतने ही हैं, तो पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, एक रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, इस रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। दूसरी बात, एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं और एक रेखा के पास सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। एक रेखा को निर्धारित करने के लिए कम से कम दो बिंदु की आवश्यकता होती है, और एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं आगे। अब है रेखा का निरूपण, कि कैसे इसको निरूपित किया जाएगा। तो मैंने कहा कि इसके दोनों तरफ हम बिंदु बिंदु नहीं लगाते, बल्कि इसके दोनों तरफ हम जो है वो तीर लगा देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लगा दिया है। तीर रेखा की अनंत लंबाई को दर्शाता है। तीर हमें ये दर्शाता है कि ये एक रेखा है और इसकी लंबाई अनंत है। इसे हम यहाँ से यहाँ को भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से यहाँ को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसको लिखा कैसे जाता है, तो इसको लिखा जाएगा या तो रेखा ए बी, या तो रेखा बी ए, और इसके सिर पे ऐसे एक तीर वाली है, ठीक है। जैसे जैसे इसको बनाया जाता है वैसे ही इसको निरूपित भी किया जाता है। तो ये है इसका निरूपण, कि कोई रेखा अगर ऐसी है तो उसके नाम को आप तीर के साथ ही लिखेंगे। अगर आप सिर्फ ए बी लिखो, सिर्फ बी ए लिखो, तो उसको रेखा नहीं माना जाएगा, आपको वहां पे ऐसे जो है वो एरो भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये था इसका निरूपण। और आगे देखें तो ये हमारी डेली लाइफ उदाहरण है, दैनिक जीवन से जुड़े रेखा के उदाहरण है, कि यहाँ पर देखो ये रेल की पटरी कितनी लंबी होती है। इसको इसका भी वैसे तो देखा जाए तो अंत तो है, लेकिन काफी दूर दूर तक है। अगर हम यहाँ से देखते जाएं तो जहां तक हमारी नजर जा रही है वहां तक ये बढ़ती चली जा रही है। इस पटरी का कभी ना कभी अंत तो होगा, लेकिन अभी अगर यहाँ से हम देखें तो हमें लग रहा है कि ये यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन क्या ये यहाँ पे खत्म हुई होगी?
नो मैम। देखने में लग रहा है कि यहाँ तक ही है, यहाँ पर ये खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हुई, ये यहाँ से भी कई मील आगे तक चलती चली जाएगी। वैसी बात करते हैं तार की, तो देखने में हमें लग रहा है कि यहाँ से शुरू, यहाँ से खत्म, लेकिन अगर असल जिंदगी में देखेंगे तो ये तारें भी कितनी कितनी लंबी होती हैं, बहुत लंबी होती है, इतनी लंबी कि हमारे पूरे एरिया से दिखती है। अगर आप गाड़ी में जाओगे तो आपको ये तार ऐसी दिखती चली जाएगी कि हाँ अभी तक ये चलती ही जा रही है, आगे को बढ़ती ही जा रही है। तो ये है रेखा के कुछ उदाहरण जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। ठीक है, फिर आ गया है रेखाखंड। तो अब देखते हैं कि रेखाखंड और रेखा में अंतर क्या है। तो रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है जिसके दो निर्धारित अंत बिंदु होते हैं। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एक रेखा और रेखाखंड में, कि रेखा है अनंत, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन रेखाखंड की बात करें तो रेखाखंड के दो निर्धारित अंत बिंदु होते हैं जो फिक्स होते हैं। निर्धारित का मतलब फिक्स। ठीक है, चलो जैसे कि यहाँ देखते हैं, ये यहाँ पर फिक्स है। अगर मैं आप सभी बच्चों को बोलूं कि आप सभी रेखा बनाइए, तो कुछ बच्चे बनाएंगे इतनी, एरो लगा देंगे, कुछ बच्चे उससे लंबी खींचेंगे, ऐसा कर देंगे, कुछ बच्चे उससे भी लंबी खींच देंगे, ऐसा कर देंगे। तो अगर रेखा कहा जाए तो सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं, उसकी लंबाई को निर्धारित कर सकते हैं। पर जैसे मैं कहूँ रेखाखंड, मैंने आप सभी को कहा कि सभी बच्चे जो है वो 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचो, तो सभी का उत्तर बराबर ही आना चाहिए, क्योंकि ये फिक्स है, ये निर्धारित है। जब मैंने कह दिया 5 सेंटीमीटर, तो आप जो भी रेखा खींचेंगे, जो भी रेखाखंड बनाएंगे, वो 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। वो सभी की कॉपी पे बिल्कुल सेम मुझे दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं बात करूं रेखा की, तो वो सभी की नोटबुक में अलग अलग मुझे दिखाई दे सकती है, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं, ना उसका कोई फिक्स पॉइंट है, फिक्स लेंथ है, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो इसलिए रेखा अनंत है, लेकिन लाइन सेगमेंट जो है बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल निर्धारित है। ठीक है, ये इसके अंत बिंदु है, ये और ये दो बिंदु है, इन्हें हम कहते हैं अंत बिंदु। दो अंत बिंदुओं में से एक शुरुआती बिंदु होता है और दूसरा अंतिम बिंदु होता है। तो इसमें हुआ क्या कि जो आपका रेखाखंड होता है उसमें क्या होता है, एक बिंदु को हम कहेंगे शुरुआती बिंदु और एक बिंदु को हम कहेंगे अंत बिंदु, अंतिम बिंदु। यहां से अगर हमारा रेखाखंड शुरू हो रहा है तो वो यहाँ पे जाके खत्म होगा। सॉरी। ठीक है, तो हमने दो चीजें सीखी अभी कि रेखाखंड में जो है वो दो बिंदु होते हैं, पहला शुरुआती और दूसरा अंतिम। तो बस ये था इसमें। अब इसको कैसे हम शो करते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है ए बी, और इसमें हम बस ऐसे रेखा लगाते हैं इतनी सी। वैसे तो इन्होंने बिंदु लगाए हैं, पर हम बिंदु वैसे नहीं लगाते, मैंने नहीं देखा कि हम अपनी नोटबुक में बिंदु लगाते हैं, हम बस ऐसे कर देते हैं, है ना। लेकिन वहीं पे अगर हमें रेखा दर्शानी हो तो रेखा के लिए आपको ऐसे तीर लगाने ही पड़ेंगे। इसका मतलब कि ये अनंत तक जाएगी, और जब हमने तीर नहीं लगाए तो इसका मतलब ये फिक्स है, ये यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक ही जाएगा। ठीक है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, अतः रेखाखंड की लंबाई को मापा जा सकता है, क्योंकि हमें पता है ये फिक्स है, इसकी जो लेंथ है ये फिक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं। और इसको लिखने का भी वही तरीका है, चाहे तो ए पहले लिख दो, बी बाद में लिख दो, बी पहले लिख दो, ए बाद में लिख दो। लेकिन इसको लिखने का तरीका ये है कि इसके सिर पे जो है वो बस एक डंडा आएगा, एरो जो है वो, तीर जो है वो हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखो दैनिक जीवन से जुड़े रेखाखंड के उदाहरण, जैसे कि हमारा स्केल है, फुट्टा है, इसको हम नहीं कहेंगे कि ये रेखा है, इसको हम कहेंगे रेखाखंड। क्यों? क्योंकि ए से लेकर के बी तक की निश्चित लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे ये 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है। पेंसिल देखिए, तो पेंसिल भी क्या है, एक रेखाखंड का उदाहरण है, क्योंकि पेंसिल भी थोड़ी ना अनंत तक बढ़ती है, यहाँ से खींचा यहाँ को बढ़ गई, वहां से खींचा वहां को बढ़ गई, ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए ये भी क्या है, ये भी एक रेखाखंड का उदाहरण है। फिर है माचिस की तीली, तो ये भी क्या है, एक रेखाखंड का ही उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद किरण है, तो किरण को बच्चों हम अगली क्लास में सीखेंगे। अभी हमने रेखा और रेखाखंड सीख लिया, नहीं तो किरण फिर बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए इसको रखते हैं अगली क्लास के लिए। और आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। तो आज की क्लास को लेकर के कोई डाउट अगर किसी भी स्टूडेंट के मन में है तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछें। लेकिन अगर आपको समझ आ चुका है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं।